हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था और फंडामेंटल राइट्स में मैंने स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीन अधिकारों की मैंने चर्चा आप लोगों के बीच किया था। स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने आपको 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 से 22 तक की चर्चा मैंने किया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक का वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी अगली कक्षा को शुरुआत करने से पहले आप यह मानकर चलें कि अगर आप पिछली कक्षा को रिकॉल करते हैं तो आपकी पढ़ाई जो है एक मजबूत दिशा में गति करता है और आपकी पढ़ाई को काफ़ी सह मिलता है। इसीलिए आप अगली कक्षा शुरू करने उससे पहले आवश्यक है कि आप उसको पिछली कक्षा का रिवीजन अवश्य करें। तो चलिए मैं 2 मिनट में पिछले वीडियो का मैं रिकॉल आपके साथ करता हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताया था, जिसमें अनुच्छेद आपका 19 से लेके 22 तक का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार का सभा करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई संगठन बना सकते हैं। देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 आपको देता है। आप बात करते हैं अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 जो है, आर्टिकल 20 हम लोगों को अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। मान लीजिए अपराध के लिए कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो दोष सिद्धि के संबंध में उसका संरक्षण उसको मिलेगा। तो आपको पता है कि इसमें बताया गया 3 अधिकार दिया गया है कि आपका जो आपने अपराध जो किया है, आपको एक अपराध के लिए एक ही दंड आपको दिया जाएगा। आपको अपराध जिस समय आप कर रहे हैं उस समय जो कानून है उसी के तहत आपको दंड दिया जाएगा। अपराध करने से पूर्व या बाद वाले कानून के साथ दंडित करने का प्रावधान नहीं है। तीसरा है कि आपको आपके विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये आपको अपराध से दोष संबंधी अधिकार आपको आर्टिकल 20 देता है। अनुच्छेद 21 जो है वो दैनिक और जीवन की स्वतंत्रता, दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 21 कहता है कि जो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है वो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किसी को दंडित किया जा सकता है, उसके अलावा आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का बताता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है, 21 का में है और ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 आपका कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उससे संबंधित अधिकार। मान लीजिए जैसे आपको कोई गिरफ्तार कर लिया तो आपको 3 अधिकार दिया गया है। आप उसको गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया है। दूसरा अधिकार ये दिया गया है कि 24 घंटे तक के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह अधिकार दिया गया है। यहाँ ध्यान रखेंगे जो 24 घंटे का समय है उसमें आने जाने के समय को काउंट नहीं किया गया है। और तीसरा जो है आपका उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। ये आपका आर्टिकल 22 कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 22। यहाँ पे उसके बाद मैंने एक टर्मिनोलॉजी के साथ आपका चर्चा किया था, निवारक निरोध। मैंने बताया था कि जो निवारक निरोध है वो निवारक निरोध क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार अगर कर लिया जाए तो उसे हम लोग निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध का जो उद्देश्य है किसी व्यक्ति को दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। और आपको यह भी बताया गया था कि निवारक निरोध में किसी भी व्यक्ति को आप 3 महीने से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हैं।
कारावास में नहीं रख सकते हैं। और अगर 3 महीने से अधिक अगर रखने की आवश्यकता पड़ भी जाए तो उसके लिए आपको सलाहकार बोर्ड का अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपको सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को आपने निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया है, आपको उसका आधार बताने के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, वह आधार अगर लोकहित के विरुद्ध में है तो आप उसको बताना आवश्यक नहीं है। फिर आपका इसमें जो निवारक निरोध के तहत जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, उसको उसके विरुद्ध में अभ्यावेदन, जल्द से जल्द अभ्यावेदन प्राप्त करने का, मतलब आवेदन देने की अधिकार दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल निवारक निरोध से संबंधित था। निवारक निरोध से लगातार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल 23 में मैंने बताया था कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषिद्ध रखा गया है। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का मतलब होता है कि मनुष्यों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, उसका मनुष्यों को बेचा खरीदा नहीं जा सकता है, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, किसी से बेगारी नहीं कराया जा सकता है। और इन सारे चीज़ों से संविधान जो है सो आदमी को सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी रक्षा करता है। अनुच्छेद 24 जो है वो बताता है कि किसी भी बच्चे को नियोजन में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी काम में नहीं रख सकते हैं। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानून का उल्लंघन किया हुआ माना जाता है। तो ये आपका था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25 से 28 तक का वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 25 में है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए आप संगठन बना सकते हैं, उसका भरण पोषण कर सकते हैं और विधि सम्मत आप उसकी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको एक साथ कोई रोक टोक नहीं करेगा। आर्टिकल 27 जो है वो बताता है कि राज्य किसी भी ऐसा कर, मतलब कोई भी रिलीजन टैक्स नहीं लगाता है, राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाता है। आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 बताता है कि राज्य जो है राज्य द्वारा पोषित विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए अगर व्यक्तिगत रूप से कोई समूह है जो कोई धार्मिक संस्था का स्थापना करता है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन कोई विद्यालय अगर राज्य द्वारा संचालित है तो वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसा संविधान में आर्टिकल 28 में वर्णित है। आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में 2 आर्टिकल की चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। मतलब अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करने का मतलब है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक जो है, उन लोगों का जो अल्पसंख्यक है वो अपने संस्कृति, अपनी प्रथा, अपने रीति रिवाज के संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए संगठन बना सकते हैं, उसके लिए उनको अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपने स्तर की शिक्षा संस्था, अपने स्तर का संगठन बना सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, उसका संचालन कर सकता है और राज्य जो है सो उसमें अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये ऐसा आर्टिकल 30 बताता है। मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक समूह है, वो किसी भी प्रकार का अपनी धर्म, अपनी रीति, अपनी रिवाज, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर वो किसी भी प्रकार का संस्था का निर्माण करता है, संस्था का गठन करता है, तो राज्य है सो उस संस्था को अनुदान देगी, उस संस्था को अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा आर्टिकल 30 कहता है। तो ये आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 था। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आपको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहे थे। उन्होंने कहा था कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है। तो सवाल ये पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा किसे कहे, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 कहता क्या है, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं।
मतलब अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आप अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह का रीट जारी करता है। 5 तरह का रीट जारी करता है, हम लोग चर्चा करेंगे उस रीट पे। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो ये वैसे व्यक्ति के आवेदन पे विचार किया जाता है जिसे बंदी बनाया गया है। बंदी बनाया गया व्यक्ति अगर ये कहता है कि मुझे गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय है सो उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि आपने उसे किस आधार पर बंदी बनाया, आप उसको न्यायालय में प्रस्तुत करें, आप उसको न्यायालय में लेकर आइए ताकि उसके कारणों पर जांच किया जा सके। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी के आवेदन के विरुद्ध न्यायालय है सो उस अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को आप न्यायालय में प्रस्तुत करें। क्लियर? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, अगर वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को लगता है कि उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे सकता है और यह कह सकता है कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उस स्थिति में न्यायालय जो है उस अधिकारी को आदेश देगा कि आप उसको न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए ताकि उसके कारणों पर जांच किया जा सके। क्लियर? आई थिंक बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको समझ में आ गया है। परमादेश। परमादेश ये है, परमादेश में आपको अगर कोई पदाधिकारी जो है वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, मान लीजिए कोई पदाधिकारी जो उसको काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है, उस स्थिति में उसे आदेश दिया जाता है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से करें। जो आपका दायित्व है, जो आपका कार्य है, जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है, वह कार्य आप उसका निर्वहन सही तरीके से, समुचित तरीके से करें, ऐसा परमादेश में कहा जाता है। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या है? तो प्रतिषेध लेख जो है उसमें उच्च न्यायालय जो है वो अपने नीचे वाले न्यायालय को वो किसी भी फैसले के लिए रोकता है, कहता है कि आपके अधिकार में नहीं है, आप इस पर निर्णय ना लें। ये प्रतिषेध लेख है, मतलब मनाही करना, रोकना कि आप इस पर फैसला नहीं लीजिए, आप इस पर फैसला नहीं लीजिए, आपके अधिकार के बाहर का क्षेत्र है। फिर उत्प्रेषण में न्यायालय कहता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को बताता है कि आप इस केस को, इस मामले को आप वरिष्ठ न्यायालय में भेजिए। मतलब न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश जो देता है वो आपका उत्प्रेषण के आधार पर देता है, उत्प्रेषण के तहत उसको आदेश देता है। फिर अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और वह व्यक्ति उस पद पर गलत तरीके से अगर आया है और गलत तरीके से पद को धारण करके कार्य किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने इस पद को किस तरीके से हासिल किया और आपने जो यह कार्य किया वो किस अधिकार के तहत किया। इस तरह का जो कार्य है वो अधिकार परीक्षा लेख के साथ किया जाता है। तो आपने 5 तरह का रीट देखा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी के आवेदन के आधार पर किया जाता है। परमादेश किसी अधिकारी को उसके सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के लिए किया जाता है। प्रतिषेध लेख किसी अधीनस्थ न्यायालय को उसके कार्य के बाहर के क्षेत्र को रोकने के लिए किया जाता है। मान लीजिए उसके क्षेत्र के बाहर का कार्य है, उसे रोकने के लिए उसको कहा जाता है। उत्प्रेषण में कि अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए बोला जाता है। और अधिकार परीक्षा लेख किसी पदाधिकारी, वैसे अधिकारी जो गलत तरीके से किसी पद पर धारण कर दिया हो और वह उस कार्य को कर रहा हो, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से इस पद को धारण किए हैं और आप इस कार्य को किस अधिकार से कर रहे हैं। तो ये 5 रीट था। अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में जो संशोधन हुआ, आपको मालूम होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से पहले मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता था।
मतलब ऐसा वर्णन था कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मूल अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी। आपको मालूम है कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। तो आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया है संशोधन का, उस संशोधन की प्रक्रिया के तहत मूल अधिकारों के संशोधन पे रोक लगा दिया गया। और ये रोक कब लगाया गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। जबकि इसके पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद से पहले मूल अधिकार में संशोधन किया जाता था 368 की प्रक्रिया के तहत। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 368 में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971, देखिए वहाँ पे रोक लगा दिया है। लेकिन 24th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान संशोधन हुआ 24वां 1971 में, उसमें अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया है कि 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब में रोक लगा दिया, लेकिन फिर 24वां संविधान संशोधन में 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है, ऐसा बोला गया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई। मतलब संशोधन किया जा सकता है, ऐसा मान्यता लगा दिया गया। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद पर रोक लगा दी गई। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे तो संशोधन किया जा सकता है। फिर 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि 368 में 2 खंड जोड़ा गया 4 और 5, और यह व्यवस्था किया गया कि अगर इस संशोधन किया जा सकता है तो इसको किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी न्यायालय में इसको लेकर जाना नहीं जा सकते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संशोधन के आधारभूत लक्षणों के संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसका मतलब है कि 42वां संविधान संशोधन में जो बातें कही गई थी उस पर रोक लगा दी गई। तो ये आपका संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन से है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, उससे पहले संशोधन किया जा सकता था। गोलकनाथ बनाम पंजाब में संशोधन पर रोक लगा दी। 24वां संविधान संशोधन में 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम में उस पर विधि मान्यता दी गई कि नहीं हो सकता है, उसको कानून बना दिया गया। और 42वां में बोला गया कि उस संशोधन को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम में बोला कि नहीं, न्यायालय को संविधान की रक्षा की गारंटी है, न्यायालय को संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करना है, और इस आधार पर किए गए संशोधन का वह पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स था, और फंडामेंटल राइट्स से संबंधित सारी बातें आपको बता दी गई। अब अगला क्लास में हम लोग अगली वीडियो लेकर आप लोग के बीच उपस्थित होंगे। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहिए, लगातार वीडियो से अपडेट रहिए, और जो भी बातें यहाँ बताया जा रहा है अगर कंटिन्यूसली आप वीडियो अगर देख रहे हैं और अनुशासनात्मक तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये सच मानकर चलिए घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको उसको विस्तृत तरीके से समझने का। और वीडियो अगर समझ में नहीं आता उसको रिवाइंड कीजिए, बार बार कीजिए और प्ले करके देखिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपको उसका उत्तर अगले वीडियो में मिल सके। धन्यवाद।